हम्म हम लोग क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तुम लोग दोनों लोग 12th में हो ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा बुक लाई हो, बुक लाए हो कोई? तुम अपनी बुक, चलो ठीक है, नहीं छोड़ जाने दो। चलो ठीक है, तब तक मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ। हाँ हाँ, वो 12th वाली, नहीं नहीं 11th की लेकर आओ, क्योंकि आईटीएफ है ना उसमें। वो एनसीईआरटी कौन सी है? हाँ फिर भी जाओ, सही है, चलो लेकर आओ। तो सबसे पहले इक्वेशन तो तीन बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट, सबको जानता ही है। ठीक है, पाइथागोरस पूरी ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से निकल के आई है? एक राइट एंगल ट्रायंगल से, ए बी सी, और मान लो ये एंगल 90 डिग्री है, और इसी से पूरी ट्रिग्नोमेट्री निकल के आई है। परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल थीटा है, हमेशा एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं। अगर इसके इन केस पे अगर हम यहाँ थीटा कहते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हमारे पास बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। पाइथागोरस, ये पाइथागोरस का कहना है। अब इसी इक्वेशन को बारी बारी से एच से और पी से बी से डिवाइड करा गया। क्या कौन बचा? स्वास्तिक, हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। तुम बुक लाए हो ना? हाँ लो, ये ले आए। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करा है, ठीक है। हाँ एक बार देखेंगे, इससे इससे प्रॉब्लम के लिए रखेंगे इसको। बैठो, अब तुम्हारे लिए थोड़ा इसको और उसमें बताना होगा। भाई क्लास मतलब कितनी देर की रहती है? हाँ 1.5 से 2 घंटे की रहती है। अच्छा चलो, तो ये हमारे पास ये हुआ, ये पाइथागोरस, ये जानते ही हो। ठीक है, अब अगर इसी इक्वेशन को तुम h से डिवाइड करो, मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, अब इसको हम h से डिवाइड करते हैं। है रुक जाओ, अभी रखे रहो वहां पर, अभी वहीं पे अपने पास रखे रहो, मैं ले लूंगा अभी बुक। अच्छा एक चीज और है, जैसे मैं कहूँ साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये है क्या? ये है क्या? ट्राइंगल के रेशियो है ना, साइड के रेशियो है, तो ये साइड के रेशियो, इसी के बेसिस पे ठीक, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, और ये टेन हो गया, बाकी सब उसके इनवर्सेस हो जाएंगे। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो को साइन बोल दिया, तो सब ये साइन कॉस टेन कॉस सब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हैं। और अगर इसको डिवाइड करा गया तो ये देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन होता है, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से ये एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह एक बार पी से इसको हम डिवाइड करेंगे, इसी तरह एक बार बी से स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन बनती चली जाएंगी। एक इक्वेशन बनेगी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक इक्वेशन जो हमें मिलेगी वो मिलेगी cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बहुत ज्यादा जो प्रूफ में है, अच्छा प्रूफ जानते हो क्या? 11 में तो है ही, 10th क्लास में जो होते हैं ना वो और अच्छे अच्छे, पूरी उन्हीं पर बेस्ड ही है, पूरा थ्योरम्स कुछ आए कुछ प्रूफ करा ये है। और इसमें तो इक्वेशन है, जनरल सॉल्यूशन की हम लोग बात करने लगते हैं। कभी 10th में ढंग से किया है? कोरोना पीरियड में तो ऑनलाइन पढ़ाई हुई होगी ना 10th की। चलो करवाएंगे, क्वेश्चन आंसर ही करवाएंगे एक बार। आईटीएफ मेरा ये सर का आईटीएफ स्टार्ट हो जाने दो, फिर ट्रिग्नोमेट्री की छोटी छोटी चीजों को लेकर हम लोग क्लास 1-2 करते रहेंगे, उसमें पूछेंगे तुम लोगों से। अच्छा दिक्कत ये नहीं है, ये रटना आसान है, लेकिन क्वेश्चन की प्रूविंग के टाइम में ये बड़ी दिक्कत कर जाता है कि जैसे आप इधर देखो, इधर लेकर आए तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रखा, तो इसको क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। अगर साइन को उधर रखो तो कॉस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। ये यूज करने के टाइम लोगों को केवल नहीं समझ में आता है, जैसे कि समझ में आता है, लेकिन बात यही है कि
दिमाग में आता ही नहीं कि चलो एक बार यहाँ पर ये भी पुट करके देखें। तो पहली बात तो तीनों इक्वेशन और तीनों इक्वेशन के जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो हमें पक्के तौर पे पता होने चाहिए। चलो ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। एक बार चेंजिंग रूल तो जानते हो, साइन का इनवर्स क्या होता है, कॉसेक होता है, और कॉस का हाँ और tan का कॉट होता है। तो इसी तरह अगर हम सेक लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक, ये तो एक चीज हो गई। दूसरी बात है कि एंगल का चेंज होना, एंगल के चेंज होने के बाद क्वाड्रेंट चेंज हो जाते हैं, और क्वाड्रेंट के चेंज होने पे क्या फर्क पड़ता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, ये जो है हमारे देखने वाली बात होगी यहाँ पे। जैसे ये हटा दो, तुम कर लेना क्लास, ठीक है अभी हटा देता हूँ, इसके बाद अब लिखने की कोशिश करना। वैसे क्लास को रिकॉर्ड कर रहा है, मैं अपलोड कर दूंगा उसमें। खैर, चेंजिंग प्रॉपर्टी थोड़ा देख लेते हैं। चेंजिंग प्रॉपर्टी में एक चीज तुमको बताऊं, ये जो साइन होता है ना ये कॉस थीटा में कन्वर्ट होता है, और कॉस साइन थीटा में कन्वर्ट होता है, टैन कॉट में, और कॉट टैन में कन्वर्ट होता है। ये चेंजिंग प्रॉपर्टी है। चेंजिंग प्रॉपर्टी केवल एंगल के चेंज होने पे लगती है, जब क्वाड्रेंट चेंज होता है तो। ये मान लो हमने क्वाड्रेंट बनाया, ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, कितना ये 270, और ये 0 डिग्री या 360 डिग्री। यहां पर हम लोग लिख देंगे NC, और यहां लिख देते हैं C ब्रैकेट में, यहां पर फिर NC, और यहां पर C लिख देते हैं। NC का मतलब होता है नॉट चेंज या नो चेंज, और C फॉर चेंज। ठीक, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कितना थर्ड क्वाड्रेंट है ये, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज पॉजिटिव रहते हैं, तो ऑल पॉजिटिव। यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका इनवर्स कॉसेक जो है पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। यहां पर टैन और कॉट केवल पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव। एंड यहां पर कॉस और सेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। ये अब एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं लिखूं यहां पर साइन 270 माइनस थीटा और साइन 180 प्लस थीटा, दो बातें लिखी, दोनों की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो ये देखोगे कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है 270 180, 270 पे चेंज लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, और साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो यानी कि 270 लिखा हुआ है तो ये कॉस में चेंज हो गया, और साइन 180 पे नो चेंज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा, और ये कॉस थीटा। अब ये होगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। ये है 270 माइनस थीटा, यानी 270 में से कुछ कम कर दिया, तो ये कितना हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हुआ। और सेकंड एंगल कौन सा, 180 प्लस थीटा, 180 में कुछ ऐड कर दिया, तब भी क्या आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। तो दोनों एंगल थर्ड क्वाड्रेंट की हैं। तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में देखो दोनों साइन है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, दोनों पे माइनस लग जाएगा ये। ठीक, ये हो गया हमारे पास। उसी तरह अगर मैं पूछूं कॉट 90 प्लस थीटा सेक 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, इन तीनों की वैल्यू बताओ जल्दी से। क्यों गलत बता रहे हो, इसलिए सडन जवाब मत दो, हाँ समझे ना।
कर लेने दो इसको। बोलो स्वास्तिक बोलो। हाँ तुम अपनी कॉपी में लिख लो, फिर जवाब देना ना आराम से। -tan 90 कहां से आ गया भाई? ये एंगल तो चेंज करने में निपट गया ना। ये देखो 270 कॉस में चेंज होता है बस। तो हमने तो कॉस 270 फिर लिखा क्या? नहीं ना, केवल चेंज करने में निपट गया। तो इसका मतलब ये इनका काम हो जाता है अगर ये जान ले कि चेंज हो गया नहीं। बस ये कॉर्ड किस में चेंज होता है? 90 पे चेंज होता है, तो ये tan। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए क्या? नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। ठीक, इसको नहीं देखेंगे, इस tan को नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे। जो चीज चेंज कर रहे हैं, चेंज होके किस में गया फर्क नहीं पड़ता, जो चीज चेंज कर रहे हैं उस पर मैटर करता है सब कुछ। ठीक है, अभी ये साइन होता कुछ भी होता चलो ठीक है। ये सेक है, सेक 180 माइनस थीटा, 180 पे चेंज तो नहीं होना है। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव पता ही है। फिर उसी तरह कॉट 180 माइनस थीटा फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, लेकिन अब की बार चेंज नहीं होना है, तो माइनस का कॉट थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस तरह से हम लोग करते हैं। आया समझ में तुमको? बढ़ते हैं आगे। ये नहीं जाएगा ऐसे क्या? बहुत इसके बाद कुछ प्रूविंग वाले, अच्छा छोटे छोटे प्रूफ करके तो मैं बोल रहा हूँ, दिखाओ ना जरा मेरे को। ठीक है, प्रूव दैट tan स्क्वायर, ये तो मतलब अब ये अच्छे से प्रैक्टिस 10th में हो जाती है। बस हम ये चाह रहे हैं कि कुछ प्रूफ करो। tan थीटा, इसको प्रूफ करो। tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, जल्दी करो, ये तो रेस वाला सवाल। देखते हैं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम बुक उठाते हैं। क्या हुआ? अरे बहुत छोटा सवाल है, मैंने स्कूल एग्जाम में 10th में ये 2 नंबर में दिया है। ठीक है, अपने यहाँ अभी हाफ ईयरली होने वाले हैं। हुआ तुम्हारा? नहीं हुआ? बहुत जरूरत है, 10th क्लास को फिर से पढ़ाएंगे। ठीक है, 10th क्लास वाला पोर्शन एक बार स्टार्ट हो जाने तो फिर हमको जब टाइम मिलेगा तो प्रूविंग व्रूविंग वाला करवा देते हैं। प्रूविंग से ये नहीं होता कि कंपटीशन में आएगा, लेकिन एक लॉजिक जो डेवलप हो जाता है ना कि कैसे खेलते हैं उसके साथ। सिंपल सी बात है, नहीं हो पा रहा है ना? अरे ये मैंने सच में अपने स्कूल वाले बोर्ड एग्जाम में अभी हाफ ईयरली होने वाला है, 2 नंबर में मैंने 10th क्लास के पेपर में दिया क्वेश्चन। देखो इसको लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये जानते ही हो इतना। हाँ कोई बात नहीं, अभी देखना कहाँ पे गलती हुई। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा -1 ये हुआ, तो साइन स्क्वायर थीटा ये आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है। देखो RHS प्रूफ हो गया। हुआ ना? तुमको समझ में आया? हाँ
लिखो लिखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो नहीं हुआ वो तो लिखो। कभी साइन एक्स का ग्राफ देखा है? तुमने देखा होगा, तुम अब तो देख लिया, ग्राफ कर चुके हो ना, इसलिए तुमको बाद में छोड़ो, ग्राफ का लेक्चर करोगे सर तो देखोगे। अच्छा, वैल्यू जो हमें टेबल होती है साइन 45 की वैल्यू 1/√2 cos 30 √3/2 सही है, मतलब टेबल रटी हुई है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 10th में एक बार होता है ना ये सब डेटा रट जाता है। हाफ एंगल फार्मूले, सम एंड डिफरेंस फार्मूले, सीडी फार्मूले जिनको हम लोग बोल देते हैं, फिर क्यू थर्ड हाफ एंगल वाले, फिर 2 थीटा वाले, 3 थीटा वाले, ये सब फार्मूले पता है कि नहीं पता है? एक बार रिकॉल करा देते हैं, जैसे कि बुक में तो होते ही हैं क्वेश्चन फार्मूले, लेकिन इनका इससे पहले एक चीज और देखो, जब बुक स्कूल बुक से करना स्टार्ट करते हो तो ऐसे दे दिया जाएगा तुमको कि ये क्वेश्चन जैसे इफ cos थीटा इक्वल टू -1/2, जहां पर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो फाइंड ऑल रेशियोज, सारे रेशियोज फाइंड करो, यानी बाकी के बचे पांचों, तो जाहिर सी बात है कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे, तो इसको करने के लिए सिर्फ हमें माइनस पे नहीं ध्यान देना, वैल्यू पे ध्यान दो, ये वाली। तो cos थीटा को सिर्फ हम थोड़ी देर के लिए 1/2 मान लें, और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ट्रायंगल बनाओ, ये रहा बेस, ये रहा हाइपोटेनियस, पाइथागोरस लगा के ये करोगे, ये √3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, सारे निकाल लो। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनियस √3/2, कॉस तो गिवन ही है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3/1, चलो ये हो गया। कॉट इसका उल्टा कर दो, फिर साइन इसका उल्टा कर देना, लेकिन एक चीज ये देखो, यानी ये नेगेटिव है, अब इन दोनों में से कौन नेगेटिव होगा? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर इसी का उल्टा cosec थीटा भी -2/√3 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है, इसीलिए cot थीटा इक्वल्स टू 1/√3 हो जाएगा। लो इस तरह से निकालते हैं। आगे सवाल, लिख चुकी? लो भाई लिखो। ये चीज पता है कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक बोलो। हाँ, आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल या आफ्टर फिक्स लेंथ कोई चीज अगर रिपीट करती है तो उसको पीरियोडिक बोलते हैं। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियोडिक होते हैं? हाँ, क्यों नहीं होते? tan थीटा रिपीट करता है, उसकी रेंज बार बार -∞ से +∞ होती रहती है, उसका क्या, लेकिन हम वैल्यू इनफाइनाइट तक ले सकते हैं ना, ये थोड़े कह सकते हैं -π/2 के बीच में, वो तो इनवर्स में जब जाएंगे ना तब पंगा है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब पीरियोडिक है, सबकी लेंथ अलग अलग होती है, साइन की 2π होती है, यानी हर 360। अच्छा, इनको सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। सर्कुलर इसलिए क्योंकि हम एंगल का मेजरमेंट यूं करते हैं कि नहीं करते हैं, सर्कुलर, ठीक है, और ये बताते रहते हैं, ये रहा 90, फिर यहाँ आ गया 180, ये 270, फिर 360, इस वजह से। और जब पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो इसको बोलते हैं 2π एंगल। एंगल के मेजरमेंट के दो तरीके हैं, एक डिग्री में नापते हैं या तो फिर रेडियन में नापते हैं। डिग्री मतलब पाई वाला, और इस पाई का मतलब होता है 180 डिग्री अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज कर रहे हैं। अदरवाइज पाई की वैल्यू लगभग बराबर होती है वो 3.14 और पता नहीं कुछ नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, लेकिन पाई की वैल्यू ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 कर दिया जाता है, लेकिन ये रेशनल इरेशनल के कॉन्सेप्ट में आ जाता है ना कि पाई इरेशनल है, बट 22/7 इज रेशनल नंबर है। ये सब चीजें आती रहती हैं, लेकिन ज्योमेट्री में पाई की वैल्यू
180 डिग्री। अंडरस्टूड सी बात है, जैसे कि कैलकुलस में अगर लॉग यूज हो रहा तो अंडरस्टूड सी है, बेस ई वाला होगा। ठीक, इसके अलावा मन करता है प्रूविंग में और तुम लोगों को और झेलाऊं थोड़ा, एक आधा क्वेश्चन में थोड़ा सा एक और अपने मजे के लिए देखता हूँ है कि नहीं है। इसमें तो बहुत हैवी हैवी वाली है, 10th क्लास की तो बहुत बेसिक सी, इसमें कुछ ज़्यादा है। चलो मैं क्वेश्चन एक लिखता हूँ, हालांकि वो कहाँ था मुझे इसमें बुक में तो है नहीं, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। ये वाला मैं प्रूव करके तो थोड़ा दिखाता हूँ ना, एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये वाला प्रॉब्लम, बट मैं देख लेता हूँ कहाँ मैंने कहीं लिख रखा था इसको। ये देखो एक अच्छा सा प्रूविंग वाला क्वेश्चन, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इसकी मिसलिनियस में मिलेगा, ये बिल्कुल लास्ट में। क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 और प्लस cos 5 पाई बाई 13 इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। सपोज दैट ये इसको 0 प्रूव करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि अगर फॉर्मूला भूल भी गए हो तो इनकेस इसको एक बार लिख लो, जैसे कि साइन सी प्लस साइन डी ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये पहला फॉर्मूला हो गया। साइन सी माइनस साइन डी अगर होता है तो ये फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, ये हो जाएगा। और फिर कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और फिर साइन, अब यहां पर केवल ये दिक्कत होती है कि इसको डी माइनस सी लिखते हैं, सी माइनस डी ना लिख के, सब जगह सी माइनस डी था, यहाँ डी माइनस सी हो जाता है। ठीक है, अगर सी माइनस डी कोई लिखना भी चाहे, जिसकी बुक में अगर हो सकता है कई कई बुक में सी माइनस डी भी लिखा रहता है, वो तो तब लिखा रहता है जब यहाँ पर माइनस भी रहता है। ठीक है, साइन के अंदर अगर माइनस है तो साइन के बाहर माइनस आ जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि साइन एक हमारे पास ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या होते हैं, कैसे पता करेंगे ऑड फंक्शन है? आता है? अरे इतने सारे पैरामीटर्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ग्राफिकल व्यू से लगा के सब भी बताओ। अच्छा देखो, ऑड फंक्शन तुम्हें याद है? नहीं याद है? अरे भाई तुम लोग ग्राफ को चलो रिकॉल कराते हैं। पहली बात सर एक चीज ये बताया होगा, और इवन फंक्शन क्या होता है, मतलब इवन फंक्शन कि अगर f माइनस एक्स, किसी फंक्शन x में x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो तब भी कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो ये होता है ये, जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक इवन फंक्शन है। क्यों? एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह माइनस एक्स रखो तब भी एक्स स्क्वायर ही होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर एक्स क्यूब ले लो तो ये होता है इवन की कंडीशन, अगर एफ एक्स इवन है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स करो और माइनस एफ एक्स के आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए y इक्वल टू एक्स क्यूब ले लो, माइनस वैल्यू रखे तो नेगेटिव आती है, पॉजिटिव वैल्यू रखे तो पॉजिटिव वाली आती है, तो इवन फंक्शन हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया। दूसरी खासियत ये होती है कि अगर इनको ग्राफिकली ऑब्जर्व करना चाहो, जैसे मैं एक्स स्क्वायर को प्लॉट करता हूं, सपोज दैट अगर हमने एक्स स्क्वायर में एक्स इक्वल टू 1 रखा तो y की वैल्यू भी 1 मिली, -1 रखा तभी y की वैल्यू 1 मिली, 2 रखा तो इसके करस्पॉन्डिंग 4 मिला, और -2 रखा तब इसके करस्पॉन्डिंग 4 मिला, और 0 पे तो 0 होता ही, ऐसे 3 पे 9, -3 पे भी 9, ये मिलता चला जाएगा। अब इन सारे पॉइंट्स को मिला दो ऐसे, और ये ऐसे ऐसे,
ऐसे कुछ बनेगा, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना। और एक्स क्यूब का चलो 1 2, ये -1 -2, ऐसे। अब 1 पे वैल्यू 1, -1 पे वैल्यू -1, 2 पे वैल्यू कहीं जाके 8 हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे, और -2 पे वैल्यू -8 हो गई, कहीं पर हो गई कि नहीं हो गई एक्स क्यूब की। ये मैं रफली फिगर बना रहा हूँ, कोई बहुत ज्यादा कलाकारी नहीं करें इसमें हम, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ये एक्स क्यूब का ग्राफ बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ में तुमने ये देखा कि ये अच्छा पता ही है ये क्या है, ऑड फंक्शन है, ये क्या है, इवन फंक्शन है, एग्जाम्पल के तौर पे जो हमने दिए हैं। तो वाई एक्सिस ये रही, जो फंक्शंस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं वो क्या होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं, और जो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड फंक्शन होते हैं। देख लो वाई एक्सिस के जितना इधर बना है उतना ही उधर बना है, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हुआ कि नहीं हुआ, तो ये इवन फंक्शन है। और ये हो गया हमारे पास ऑड फंक्शन, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक। तो ये भी एक पहचान होती है। इस पहचान का एक फर्क ये पड़ा, हमें दो फंक्शन बड़े अच्छे से ऑब्जर्व हो गए। एक साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, यूं रफली फिगर बना लो, और ऐसी ही लूप्स ऐसी चलती चली जाती हैं। तो ये मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ये π/2, और ये पाई, इसी तरह हाफ पाई के मल्टीपल में चलता चला जाता है, ये -π/2 ऐसे। और ये हमारे पास आ जाएगा कॉस, +1 से स्टार्ट होके ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ता है, ये ऐसे, ये हो जाएगा कॉस एक्स का ग्राफ। और ये 1 और ये -1, और ये भी π/2, और ये पाई, एंड ये हमारे पास 3π/2, और ये नेगेटिव में ऐसे चलता चला जाएगा। एक लूप की लेंथ कितनी होती है, पाई होती है, और उसके आधी की हाफ पाई यानी π/2 होती है। अब देखो ये cos x का ग्राफ है, sin x का है, तो sin x इवन होगा कि ऑड होगा, भाई इवन कहाँ होगा, ऑड होगा ना। साइन वो ग्राफ जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब अगर लेफ्ट वाला छोड़ दो, इधर हमने मिरर रख दिया तो इसी की इमेज बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। साइन एक्स में ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो डज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, दैट्स वाई साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। और इसमें देखो शीशा रखा है ऐसे, तो इसी की इमेज ऐसा लग रहा है, बन रही कि नहीं बन रही है, तो y सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, इसीलिए ये एक इवन फंक्शन है। अगर हमें ये कंफर्म हो गया तो इसकी दोनों प्रॉपर्टी भी कंफर्म हो गई। इसी वजह से अगर साइन ऑफ -x लिखते हैं तो ये -sin x हो जाता है, ऑड वाली प्रॉपर्टी। और अगर हम cos के अंदर -x रखते हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये cos x ही रहता है, ठीक, समझ में आया। हाँ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल था, इसीलिए नेगेटिव रखने पे फर्क नहीं पड़ता, चाहे -π/2 पे वैल्यू निकालो, -π/4 पे वैल्यू निकालो, चाहे +π/4 पे निकालो, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नहीं होती है ठीक है। और जो 10 तक सोचने का दायरा रहता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। अभी हमने क्या करा, एक्सटेंड करके 180 से लगा के इन्फिनिटी और फिर माइनस वैल्यू पर भी लेकर गए। और अगर मैं पूछूं 5π/2 पे वैल्यू क्या होगी, cos 5 sin 5π/2 पे, तो यहाँ से सीधे सीधे दिख रहा है कि ये आधा लूप पाई हुआ, ये पाई हुआ, और 2π + π/2 5π होता है कि नहीं, फिर से +1 होगा। अगर मैं 5π/2 ना पूछ के मैं 7π/2 पूछ लेता तो -1 होता, क्यों, 3π ये पूरा रहा और 7π ये यहाँ पे आ गया, है कि नहीं। इस तरीके से कर लेते हैं, ये लूप देख के पीछे आगे होते रहते हैं और ये सब फटाफट पता चलता चला जाता है। खैर अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ये हुआ हमारे पास, ये ग्राफिकल वाला ये रफ कर दूं। हाँ अब इसका थोड़ा कुछ बताते हैं, और एक चीज और, हाँ ये छूट गया, कुछ और फॉर्मूले, जैसे कभी आ जाता है साइन a + b, अंदर ही दो एंगल का सम आ जाता है, तो इसको लिख सकते हैं साइन a cos b प्लस
कॉस ए साइन बी। यहां प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो फिर यहां माइनस लग जाएगा करेस्पॉन्डिंगली, इसीलिए दोनों फॉर्मूले एक में लिख दिए मैंने। ठीक है, अगर प्लस लगा तो प्लस, अगर यहां पर कॉस वाला होता है कॉस ए प्लस बी, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हो जाता है। यहां प्लस है तो यहां माइनस, अगर यहां माइनस है तो यहां पर प्लस, दो फॉर्मूले यहां पर भी एक ही में लिख दिया। tan वाला, tan a प्लस बी जो होता है वो होता है हमारे पास tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a tan b। जब यहां पर माइनस आ जाएगा तो यहां माइनस यहां प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तुम मुझे बताओ cot a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cot a माइनस बी, बोलो। ओके, cot a माइनस cot b, ओके ओके ठीक। cot b 1 माइनस cot a cot b, ठीक ना। पहली बात, ये साइन जो होता है हमेशा क्या रहना चाहिए? अपोजिट साइन रहना चाहिए। ठीक, अच्छा 1 प्लस बोले, हाँ चलो अच्छी बात है, गुड। लेकिन अभी भी गलत है, ऐसा क्यों गलत है? ऐसा इसलिए गलत है, ये ऊपर होना चाहिए। हाँ, यानी कि ऐसा ना लिख के ऐसा लिखो। ठीक, इस तरीके से कॉट वाले में प्रोडक्ट वाले टर्म ऊपर चले जाते हैं। अब इतनी जानकारी काफी है इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली करने के लिए। हालांकि जब तुम्हारी क्लास होगी तुम चले जाओगे ना, तो असली ट्रिग्नोमेट्री जो 11 12 वाली होगी वो वहीं से स्टार्ट होगी। अभी तो ये माहौल बना रहे हैं केवल, अब अभी चलेगी आराम से। तुम वीडियो लेक्चर इसका मिल जाएगा ना, तुम देख लेना इसका, कोई बात नहीं। ये अभी देख के चले जाना कितनी देर की क्लास हुई है अभी, इसलिए ये 10th का सिर्फ रिकॉल करा रहे हैं एक तरह से जो पढ़ के आए। अभी तो 32 मिनट हुई है क्लास, लगभग 1.5 घंटे क्लास होगी, 1 घंटे पढ़ाएंगे, पूरा प्रूफ कराएंगे। अब देखो इसमें प्रूफ करने के लिए क्या, इसको प्रूफ करने के लिए पहली बात तो ये साइन सी कॉस सी प्लस कॉस डी, यहाँ पे दो टर्म्स में तो दिख ही रहा है, तो समेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? भाई इस एंगल को सी मान लो, ये डी मान लो, तो पहली बात इधर लिखा रहने देंगे इसको, कॉस पाई बाई 13 कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस इसमें लगा देते हैं वो फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। सी प्लस डी बाई टू का मतलब होता है दिस एंगल सम अपॉन 2। कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? 4 पाई बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा? 4 पाई बाई 13 आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई 5 3 8, 8/13 यही आएगा, और उसको भी 2 से डिवाइड करा तो 2 4 जा 8, कट गया। समेसन आ रहा है ना समझ में? हाँ ठीक है, तुमको बताओ नहीं आ रहा है? अरे भाई ये होता है एंगल साइन सी डी फॉर्मूला भी लिखाया कि नहीं लिखाया? वो लिखाया, तो ये 2 कॉस और दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो 3 पाई अपॉन 13 और प्लस 5 पाई बाई 13, ये दोनों एंगल का सम अपॉन 2 करेंगे, तो ये हमारे पास 4 पाई बाई 13 ही आएगा ना। कितना? 5 3 8 जुड़ गया, और ये 2 से डिवाइड होके 4 पाई बाई 13, वही तो मैं डायरेक्ट बोल रहा था। ये हुआ। हाँ, और फिर क्या होता है? कॉस दिस माइनस दिस अपॉन 2, तो दिस माइनस दिस कितना आएगा? 2 पाई बाई 13, और अपॉन 2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस पाई बाई 13 आया कि नहीं आया? माइनस पाई बाई 13। ये अभी हम LHL लेके चल रहे हैं, हमको क्योंकि प्रूफ करना है ना LHS। अब ये चीज तो हमें पता ही है कि 2 कॉस पाई बाई 13 कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस 2 कॉस 4 पाई बाई 13, और कॉस के अंदर नेगेटिव भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अभी बताया था। तो यानी कि कॉस पाई बाई 13 हो जाएगा। अब देखो 2 कॉस पाई बाई 13 दोनों में कॉमन आ गया कि नहीं आ गया? इधर का ये 2, तो मैंने 2 कॉस पाई बाई 13
कॉमन ले लिया तो अंदर ब्रैकेट में हमारे पास बचा कॉस 9 पाई/13 और प्लस कॉस 4 पाई/13, 2 कॉस पाई/13 ये रहा। और उसके बाद कॉस, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हम पाई-4 पाई/13 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 13-4 9 पाई/13। क्या कहाँ पाई/13? अरे लो भाई 13 लो लो लो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ वो भी कर सकते हैं हम लोग। पाई/2 तो कॉस पाई/2 90 होता है, कॉस पाई/2 90 मतलब कॉस 90 जीरो, तो जीरो आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन मैं तो थोड़ा इस तरह से कर रहा हूँ क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन भी थोड़ा जरूरी होता है, ऑब्जर्वेशन की बात है। इधर देखो तुम, इस 9 पाई/13 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देख लो 13 पाई माइनस 4 पाई, तो कितना 9 पाई/13 हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि बस मैंने इसको थोड़ा चेंज किया। हम चाहते हैं कि क्वेश्चन को इस ढंग से करो कि सारी चीजें, जो चीज पता है वो रिकॉल हो जाए और हम यूज भी कर पाए। 2 कॉस पाई/13, अंदर क्या आया? कॉस पाई यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री पे चेंज नहीं होता। और कॉस पाई में से यानी सेकंड क्वाड्रेंट, पाई में से समथिंग करो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है कि नहीं होता है? तो कॉस पाई तो निपट गया ये बताने में कि चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा। ठीक, पाई मतलब 180, तो ये हमारे पास नहीं चेंज होगा, कॉस 4 पाई/3 ही रहेगा। अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा डिपेंड करेगा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, ये रहा। और प्लस का कॉस 4 पाई/13, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट गया, जीरो और समथिंग इंटू जीरो इज जीरो, RHS प्रूफ हो गया। ठीक, ये चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि ये होता है ना कि कभी कभी कोई चीज़ें हम लोग रिवीजन के तौर पे पढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी पढ़ा डालते हैं, बहुत जल्दी ये हो जाता है कभी, या फिर स्कूल की एक पढ़ाई का अंतर देखो, फिर कोचिंग की पढ़ाई का अंतर देखो। और कभी कभी ऐसा होता है ना, खुद को लगता है कि काश ऐसी भी कोई क्लास हो जाए जिसमें बिल्कुल जीरो टू स्टार्ट होकर बिल्कुल डेप्थ में चालू हो, भले ही आधा घंटे का क्लास हो लेकिन भले उसमें 2 सवाल हो लेकिन कायदे से बताया जाए। तो इसी कॉन्सेप्ट के लिए हम भी जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा रिकॉर्ड करेंगे। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल से हमने शुरू करा है, पता नहीं तुम लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, मतलब ये नहीं कि वीडियो देखा हो, बस उसको एक बार देखा कि हमने, तो ऐसे ही हर टॉपिक को पॉलिनोमियल्स के बाद ट्रिग्नोमेट्री पे ही मेरा जोर है कि इसी तरह बिल्कुल पढ़ाएंगे, बिल्कुल डेप्थ में कैसे चीजें स्टार्ट होती हैं, बिल्कुल उसको बेसिक पे जाके इस तरह से करेंगे। हर एक टॉपिक है, पूरा तो नहीं कर पाएंगे, ये पूरा काम करने में 2 साल से कम नहीं लगेगा एक एक टॉपिक करने में, लेकिन जितना हो पाएगा उतना बहुत सही है। खैर ये हो गया। अब चलो बता देते हैं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूँ सब, अच्छा इन दोनों का, आस्था और इसका, चलो इन दोनों का फर्स्ट टाइम है, पढ़ा भी नहीं है तुमने तो 10th की, लेकिन हम मान के चलते हैं बहुत सारी चीजें रिकॉल होंगी। ठीक है, बाकी क्या करेंगे अगले दिन भी तुमको किसी दिन बुला के 11th वाले जितने बच्चे होंगे उनकी क्लास ले लेंगे। ठीक, खैर नहीं उस दिन नहीं आना रहेगा, जिस दिन हम बुलाएंगे इन लोगों को खासकर वो, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले इनको बताने होते हैं, बहुत सारे प्रूफ करके इनको दिखाएंगे एक बार, तो वो सब नहीं कर सकते ना, क्योंकि 11th में तुम लोग कर ही चुके हो, भूल गए हो बात अलग है। 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है। देखो वो फॉर्मूले जो बनते हैं ना वो इसी से बनते हैं, केवल बेवकूफ बनाने वाला काम होता है, लेकिन लोग फंस जाते हैं उसी में। जैसे मैं अगर ये लिखूं, अगर ये अभी जो फॉर्मूला लिखा था साइन a प्लस बी लिखूं तो ये हो जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, हो गया कि नहीं हो गया?
और अगर मैं लिखूं साइन ए माइनस बी तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां से फॉर्मूले बनते हैं, जरा दोनों को ऐड करो। एक बार ऐड करा तो ये कट गया कि नहीं कट गया? तो हमारे पास साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ये किसके बराबर आ गया? 2 साइन ए कॉस बी। ये ना बहुत बड़ा, यही रटा नहीं जाता लोगों से, मतलब रटते हैं तो भूल जरूर जाते हैं हफ्ते भर के अंदर, ऐसा होता है। फिर अगर प्लस ना करके मैंने क्या करा, माइनस करा, इसमें से ये माइनस कर दिया तो क्या आया? साइन ए प्लस बी में से क्या सब्ट्रैक्ट करा? साइन ए माइनस बी। तो दिस माइनस दिस, ये वाला कट गया, ये हमारे पास आ गया कितना? 2 कॉस ए और कॉस बी। ये बड़े मुश्किल होते हैं, इसे बड़ी जल्दी बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन हाँ कोई बात नहीं। हमने क्या करा, ये फॉर्मूले तब थे जब एंगल का सम था। और अच्छा सी डी फॉर्मूलों को देखो, जैसे हमने लिखाया सी डी फॉर्मूले, साइन सी प्लस साइन डी, अगर ये हमने लिखाया था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी प्लस डी बाई 2, इनमें और इनमें क्या अंतर है? अंतर यही है कि ये सम एंड डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, और ये वाला फॉर्मूला इसके इक्वल लिखा जाता है, ये क्या करता है? प्रोडक्ट को क्या सम एंड डिफरेंस में बदलता है। तो बस वही चीजें है ना, इसी चीज का उल्टा ऑब्जर्वेशन है वो वाला फॉर्मूले ना। लेकिन बस यही है कि ये रटा नहीं जा सकता, रटने में थोड़ी दिक्कत होती है। कोई भी हो, इंटीग्रल के ऐसे फॉर्मूले होते हैं 2-4 ऐसे जो रटा कतई नहीं जा सकता, कभी ना कभी भूल ही जाओगे। हम खुद ही भूल जाते हैं, दूसरों को क्या बताएं, सारे टीचर भूल जाते हैं। अचानक से इंटीग्रल पढ़ा, उसका 4 महीना हो गया हो ना, 2-4 महीने पूछ लो, मतलब देखते हैं बता देगा। वही सब चीजें हैं। खैर इन सब चीजों से आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। होती क्या है? नहीं रटना पड़ेगा, जब तुम ये जान जाओगे कि फॉर्मूला आता कहां से है तो बिल्कुल तुम्हें, जैसे तुम लोग इंटीग्रेशन कहीं स्कूल में पढ़ चुके हो ना, सिंपल सी एक बात है, उसको भी समझ में आएगा। जैसे कि अगर मान लो इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला था कहीं पर तुमको, बहुत बेसिक सा, 1/x² प्लस ए स्क्वायर या a² प्लस x², कुछ भी लिखा हो dx, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a होता है कि नहीं? रटते हो, ठीक है। अगर मैं कहूं यहां पर कि पुट x इक्वल्स टू a tan थीटा, अगर ये रख दूं तो a स्क्वायर बाहर निकल आएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, हमें sec² थीटा पता है, तो वो तो छोड़ो। अच्छा हमने ये पुट करा है ना, तो एक बार इसका निदान जरूर रहना चाहिए। निदान मतलब सॉल्यूशन जरूर, हमने थीटा अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया, जबकि ओरिजिनल क्वेश्चन में थीटा कहीं है ही नहीं, तो इसकी रिवर्स पुटिंग भी जरूर करनी होती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यही तो कहता है, हमेशा पढ़ते आए हो। यानी कि अगर हम tan थीटा सिर्फ देखें तो क्या x/a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और सिर्फ थीटा अगर देखें तो tan इनवर्स x/a लिख सकते हैं कि नहीं? चलो ये जरूरत पड़ेगी देखा जाएगा, लेकिन क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x बराबर माना है तो dx निकाल लेना ज्यादा जरूरी है। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब इसी चीज का इसमें यूज कर लो सबको, तो इंटीग्रेशन 1/, इसको लिख देंगे एक a tan थीटा रख देंगे तो a² tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और a² बाहर आ गया तो आ गया 1 + tan स्क्वायर थीटा आ गया। ऊपर है क्या? dx, dx भी हमारे पास आ जाएगा a sec² थीटा d थीटा, 1/a², ये हमारे पास रहा, और ये आ गया, एक a ऊपर रहा, नीचे आ गया sec² थीटा d थीटा हो गया, और नीचे भी क्या रहा? 1 + tan स्क्वायर थीटा को sec² थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अभी लिखाया था, ये इससे कट गया और एक a से a कट गया, तो यानी हमारे पास आया 1/a, और d थीटा आया कि नहीं आया? और d थीटा का इंटीग्रेशन सबको पता है सिर्फ थीटा होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये थीटा तो हमने माना था, इसका रिवर्स पुटिंग रखना जरूरी है कि नहीं? थीटा ये आ गया, तो ये कितना आ जाएगा? 1/a tan इनवर्स x/a। तो रटना पड़ा? नहीं रटना पड़ा, समझे ना? क्या इससे अच्छा तो रट लेते। ये एक फॉर्मूला है ऐसे इस तरह के इरेशनल फंक्शंस के। चलो ये जब फॉर्मूला आएगा ना, ये वाला, या इससे ज्यादा भयंकर ये वाला होता है, सबसे बड़े यही होते हैं, लॉग वॉग में करके
ऐसे आ जाता है, तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये log ऑफ कैसे एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 करके और फिर प्लस समथिंग करके ऐसे ऐसे होते हैं। तो ये फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, ऐसे जनरेट होते हैं। अगर रट लोगे ना तो इसका माइनस हो सकता है किसी दूसरे में शिफ्ट हो जाए, किसी दूसरे फॉर्मूले में फिट हो गया, तो आंसर बिल्कुल गलत आएगा। और ऐसा नहीं है, इंटीग्रेशन देखना सर से पहले हम ही पढ़ाएंगे, है ना, और बिल्कुल बिल्कुल बोर्ड लेवल का और ढंग से पढ़ाएंगे, उसमें दिखाएंगे तुमको। वो तो कहते सर लगातार क्लास, तुम लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मैं लगातार क्लास नहीं लेता, वरना कौन सा वेक्टर, वेक्टर आने तो दो, और क्या। हाँ हम, मैं स्कूल में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ अभी अपने, ठीक है, सब कुछ पढ़ाने के बाद मतलब पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो गया, पूरा इंटीग्रल कैलकुलस, डेफिनेट एरिया बिटवीन द कर्व्स खत्म होके डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैं पढ़ा के बस अब रिवीजन स्टार्ट करूंगा क्योंकि हाफ ईयरली होने वाले हैं। वहां की इतनी स्पीड और कितना 1.5 घंटे टाइम मिलता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ ना कि तुम लोग अगर स्कूल जैसा माहौल बना दो यहाँ पे, तो स्कूल जैसा मैं पढ़ा भी दूंगा, समय से पहले सब कुछ खत्म कर दूंगा, ठीक है। बस वही चीज है ना कि एक बार तुम लोगों में मुझे दिखे ना, वहां के बच्चे हैं, मैं तो नया ज्वाइन किया जैसे। नहीं वो होता होगा, मेरा तो यूपी बोर्ड है, मैं तो वहां डंडा लेके बैठता हूँ क्लास में, सही बता रहा हूँ। जिस दिन नहीं आते हैं ना उस दिन वही बताता हूँ। खैर देख लो, मेरी ऑनलाइन क्लास होती है, ये सबसे पूछो, बच्चों को मैंने अलाउ कर रखा है। मेरे स्कूल से कितने जुड़ते हैं, यहाँ के अगर 4-5 रहते हैं, वहाँ 17-18 बच्चे वहां के रहते हैं सिर्फ, सोच लो। अब मतलब एक कारण है, देखो रीजन स्टूडेंट्स में, कोई अगर गेम खेल रहा है कोई, तो सर मेरी क्लास है, ठीक है, कोई बात नहीं, और मुझे गेम भी खेलने जाना है, मतलब सोच रहा है कि वो गेम और उस क्लास को प्रायोरिटी बराबर दे रहा है, चलो अच्छी बात है तुम दो, लेकिन खासकर जब जेई और किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तब। और एक वो बच्चे हैं, जैसे मैं खासकर उनसे बात करूं, अगर उनकी क्लास है तो खत्म, कल देखो आज मेरी यहाँ क्लास है ना, अभी मैं शाम को जाके क्लास लेता हूँ, अभी लेना ही है क्लास। तो स्कूल के बच्चों ने बड़ी रिक्वेस्ट करी थी, तो मैं एक आज के दिन विक्रम वेदा देखने जा रहा था स्कूल के बच्चों के साथ। अभी यहाँ मेरी क्लास है, बोला फिर अब तो जाना होगा नहीं, तो क्लास घर पे रख लेंगे। सारे बच्चों ने कैंसिल कर दिया, बताओ, टिकट बुक करके भी कैंसिल कर दिया। तो ये होता है थोड़ा पढ़ाई के लिए, ऐसा दिखता है सामने से, इधर से भी मन करता है नहीं इनको तो सिखा ही डालना ढंग से, जितना खुद को आता है ना एक बार कायदे से कोशिश करना, इस लेवल तक सिखा दो। खैर चलो। अच्छा एक छोटी सी प्रॉब्लम देता हूँ, जरा इसका आंसर बताओ। कॉट -15/4 पाई। तुमको बोरिंग तो नहीं लग रहा क्लास, भारी तो नहीं लग रहा, थोड़ा थोड़ा है ना, वो इसलिए क्योंकि हाँ डेप्थ में तुमने पढ़ा नहीं। मेरा पढ़ाने में थोड़ा ये अंतर है कि मैं चाहता हूँ एक दिन भी पढ़ाऊं तो बुक की एक्सरसाइज कर सको। कंपटीशन की तैयारी का हाल ये रहता है कि 4 दिन से पढ़ रहे हैं, पता चला पहले डीटीपी नहीं हो रही है, ठीक है ये है, ये दिक्कत होती है। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का ऐसे ही प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज 3.2 का मैंने बिल्कुल लास्ट वाला दिया है। और ये अगर क्वेश्चन ना भी होता है ना तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना तुम लोग,
यहाँ कर तो जेई की तैयारी रहे, ये नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किया नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है। नहीं हुआ, आंसर आया कुछ बहुत? नहीं आया, नहीं आया, हाँ, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है नहीं आना है तो खैर। एक चीज देखो कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, एंगल का मेजरमेंट करते हैं ना, तो एंगल के मेजरमेंट का जो हमारे पास एक कन्वेंशन मान लिया गया है कि जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं उसको हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, और जो क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेगेटिव एंगल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर ये हमारे पास एंगल है तो इसको मान लिया हमने 100 डिग्री, तो ये प्लस 100 डिग्री होगा, ठीक है। और यहां पर अगर मैंने कुछ 0 डिग्री से इधर ये करा और ये ऐसे मेजर किया, ये अगर थीटा है तो ये हमारे पास ये नेगेटिव माइनस थीटा लेंगे, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट है। ये होती बात। दूसरी बात ये है कि ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, 2 पाई पे, चाहे tan भी हो, tan भी तो पाई पे रिपीट करता है, तो पाई पाई का मल्टीपल होता है, तो 2 पाई तो बिल्कुल मल्टीपल होगा। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस या फंक्शन जो भी होते हैं वो 2 पाई के बाद तो पक्का रिपीट करते हैं, ये चीज पता है। तो 2 पाई रिपीट करने के बाद अच्छा देखो, तुम शास्त्री की इधर देखो वरना ये क्वेश्चन तुमसे छूट जाएगा। 2 पाई रिपीट करते हैं, अच्छा ऐसे घूम के 2 पाई आ जाए या ऐसे घूम के 2 पाई आ जाए, आए तो हम पूरा 2 पाई चक्कर ही घूमे। तो यानी कि रोटेशन जब कंप्लीट सर्किल होता है घूमना, तो रोटेशन का डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई लौट के तो पूरा 360 ही घूमे, ठीक है, रिपीटेशन तो होना ही है। खैर, अब इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो पहली बात 2 पाई का ही आइडिया लेकर आएंगे, कुछ इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, कॉट माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 4, तो 8 हुआ, 8 हुआ कि नहीं हुआ? हमें क्या करना है, 16 करना है, आ गया कि नहीं आ गया? यानी कॉट माइनस 4 पाई प्लस पाई बाई 4, ऐसा लिख पाएंगे कि नहीं? माइनस 16 पाई प्लस पाई 15 बाई माइनस का 15 पाई बाई 4, इस तरह से लिख पाए। और तुम्हें पता है ये क्या है, 2 बार राउंड घुमा है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉट पाई बाई 4 के बराबर हो जाएगा, और कॉट पाई बाई 4 1 होता है। आ गया ना? चलो ठीक है, अच्छी बात, समझ में आया ये वाला? उल्टा घुमा ना 4 पाई, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज यूं घुमा 1 चक्कर, यूं घुमा 2 चक्कर, और फिर प्लस का पाई बाई 4, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, ये है, ठीक, आया समझ में? वरना यहां पर अगर नेगेटिव होता ना तो सीधे चले आते, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बजाय कहां चले आते, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले आते, ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाता। तो यही ना, ये भी बड़ा कंपैरेटिव स्टडी होती है कि ये तो थ्योरेटिकल हो गया, ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन वाला हो गया, देखते रहो। इससे इतना कनेक्टेड है कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या बताऊं, ठीक है, इतना ज्यादा कनेक्टेड है। और ट्रिग्नोमेट्रिक सही से खेलना आता है ना, पूरा इंटीग्रेशन आसान। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आती तो पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डूब जाएगा। और ऐसे ऐसे सोच लो, इंटीग्रेशन में तो वो परेशान हो जाते हैं जो 10th और 12th 11th लेवल के ट्रिग्नोमेट्री के प्रूविंग में जिनको महारत हासिल है, सही बता रहे हैं, वो फंस जाते हैं इंटीग्रेशन की ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने में। इंटीग्रल फार्मूला लगा दो फटाक से हो जाएगा, लेकिन जो पेचीदा सा फंक्शन दिया रहेगा उसको कैसे रिड्यूस करें, दिक्कत की वो बात है। लेकिन इंटीग्रेशन हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल कायदे से पढ़ाएंगे, बिल्कुल स्कूल लेवल से स्टार्ट करके पढ़ाएंगे, भले ही हमको इंटीग्रेशन ही समझाने में 4-5 लेक्चर क्यों न लगे, ठीक। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक। थोड़ा ग्राफिकल व्यू से तुमको समझाने की कोशिश करेंगे। इक्वेशन बोल दो या आइडेंटिटीज बोल दो, आइडेंटिटीज, हाँ तुम जाओ, है ना। ये जो हमारे पास लेंथ है 54, इतना इतना हुआ है। इसके बाद जब भी तुम क्लास करना, ये अपलोडेड क्लास जब तुमको मिलेगी तो 54 मिनट के बाद, 54 मिनट की क्लास हुई है, ठीक है, 54 मिनट्स की क्लास हुई है। इसके बाद तुम 55 मिनट से देखना स्टार्ट करना,
ओके, है ना। फुर्सत निकाल के आया करो बढ़िया कायदे से किसी दिन। फुर्सत निकाल के आएगा, नहीं इसकी क्लास है इसीलिए, क्लास नहीं होती तो मैं जाने देता भला इसको। खैर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आराम से पढ़ते हैं इसको। अपनी बुक से ट्राई करना क्वेश्चन। अब ऐसा करना, और नहीं होगा तो हमसे पूछना। बाकी बची कुछ चीजें हैं जो वो हम बता डालेंगे। बचा ही क्या, सब कुछ तो हो गया है। देखो, हाफ एंगल फार्मूला एक बार लिखा देना तो सब हो जाएगा। प्रूविंग व्रूविंग तो कराते रहेंगे, किसी एक दिन पर्टिकुलरली बैठ जाएंगे, उसमें सीधे 10 सवाल 50 सवाल करा देंगे। हाँ, ऐसे रट के भूल जाओगे। मान लो 4 फॉर्मूले एक जैसे हैं, 4 फॉर्मूले एक जैसे हैं, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है, और ये प्लस माइनस का अंतर बैठ गया ना, तो साइन सी माइनस डी वाला फॉर्मूला ना साइन सी प्लस साइन डी में फिट हो गया ना, तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। पता चला एक छोटा सा फॉर्मूले की गलती करे। और डिडक्शन तुम्हें लगता है कि कौन सा आसान है, अभी तुम ऑप्शन सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें इतनी मैथ की डेप्थ में, डेप्थ कोई और चीज नहीं होती है, डेप्थ का मतलब ये होता है कि चीजें अगर इवॉल्व हुई हैं तो कहाँ से इवॉल्व हुई हैं। तो ये तुम्हारे पास एक कंप्लीट, जैसे एक है ना, एक है कि प्रूव कैसे होता है, लेकिन तुम प्रूविंग भी पूरी समझ नहीं पाए। ये होता है रटने का तरीका। तो ये प्रूफ के बीच का जो गैप है ना, जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा तो तुम्हारा इंस्टिंक्ट बताने लगेगा कि इसका फॉर्मूला ये, प्लस की गलती कर दी, तुरंत समझ में आने लगेगा कहीं ना कहीं गलती करी है। ये तुम्हारा दिमाग इंडिकेशन देने लगता है तुम्हारा। और जब ये पूरी तरह से मैथ जान जाओगे तो रटना आसान, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बात ये है, फिर रटोगे तो मेहनत तो भाई, फॉर्मूले तो रटने ही पड़ते हैं, लेकिन अगर उनका ओरिजिन जान जाओगे तो रटना कितना आसान रहेगा। ठीक है, तो हर क्यों का तुम्हारे पास शायद जवाब रहे, खुद ही से जवाब रहे। फिर टीचर से सिर्फ वो पूछना पड़ेगा जो सवाल तुमसे नहीं पाएगा, कॉन्सेप्ट थोड़े पूछना रहेगा। हाँ, खैर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में अब अगर मैं कह दूं कि जैसे अभी देखो तुम ही लोग जवाब दोगे, थोड़ा अधूरा जवाब अभी दोगे। साइन थीटा इक्वल्स टू अगर मैं 0 कर दूं तो बताओ थीटा, ये इक्वेशन है कि नहीं है? ये एक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, यहाँ पर अलजेब्रिक इक्वेशन ना होके। और ये बोला गया है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 0, इट मीन्स दैट ये 0 कब होगा, जब थीटा क्या होगा। भाई ये बताओ, साइन थीटा 0 कब होता है? 0 पे होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो कम से कम इसका एक सॉल्यूशन क्या हुआ, तो हुआ थीटा इक्वल्स टू 0। इसका सॉल्यूशन निकला कि नहीं निकला? हो गया, दिस इज द सॉल्यूशन। बट क्या दिस इज ओनली सॉल्यूशन? थीटा और कहां 0 होता है? तो अभी जो मैंने ग्राफ बनाया था, थोड़ा साइन थीटा का ग्राफ अगर नहीं पकड़ में आया हो तो एक बार कायदे से बना लो। ये स्वास्थ्य के लिए बोल रहा हूं, बाकी सबने तो देखा ही है। ये पूरी एक लूप पाई लेंथ की होती है, उसकी आधी आधी क्या, पाई बाई 2। फिर ये पाई में पाई बाई 2 ऐड करा तो 3 पाई बाई 2 हो गया, और फिर ये 2 पाई, और इसके बाद देखो रिपीटिशन स्टार्ट। उसी तरह उल्टा भी लौट के जाएंगे, माइनस का पाई बाई 2 ये, और माइनस पाई ये, एंड देन चलता चला जाएगा। सबसे लोवेस्ट वैल्यू -1, सबसे टॉप वैल्यू +1। तो ये 0 वहां वहां हो रहा है जहां जहां ये एक्स एक्सेस को कट कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, और नेगेटिव के सारे पाई, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो यानी कि हम थीटा इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस पाई, यही तो कर सकते हैं, +-2 पाई और +-3 पाई, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक लिखते चले जाते हैं। इसी बड़ी चीज को छोटे तौर पे अगर शॉर्ट में ये लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि थीटा इक्वल्स टू n पाई, जहां पर ये n इंटीजर से ले सकते हैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर। आगे ये हमारे पास सॉल्यूशन हुआ, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट। अब देखो सुनो स्वास्तिक, बताओ इसका सॉल्यूशन ये होगा। रटना आसान है, अब ज्यादा आसान है कि नहीं? सिंपल सी बात है। और मैं क्या बोल रहा था, ये तो बोल रहा था ऑब्जर्वेशन जिस दिन हो जाएगी तो फिर तुम्हें क्यों
सारे क्यों के जवाब तुम्हें खुद मिल जाएंगे, पूछना सिर्फ टीचर से वही पड़ेगा जो क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे। cos थीटा इक्वल्स टू 0, cos थीटा 0 कहाँ होता है जरा बताओ, बोलो। 90 डिग्री पे। cos 90 0 ना, कम से कम एक वैल्यू तो बताओ जहां तक पता है। और दूसरी बात, cos का ग्राफ बना लेते हैं पहले, यहां से बनता है और ये इवन फंक्शन होता है इसलिए सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सारी चीजों का बार बार यूज करते चले जाओ। हम टॉपिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लिया, आ गया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, बार बार इवन ऑड का नाम ले रहे हैं, बार बार डोमेन रेंज की बात कर रहे हैं। तो पूरी मैथ में जब सारी टर्मिनोलॉजी को यूज करते चलोगे, अब जैसे ये डोमेन रेंज टॉपिक थोड़े है, लेकिन अगर इसकी रेंज पूछे कितनी होगी, -1 से लगा के +1, यही रेंज होगी वाहिका की, यही मिल सकता है। डोमेन मतलब क्या वैल्यू ले सकते हैं, तो -∞ से +∞। टॉपिक कोई भी चल रहा हो, जितने टर्म आते हैं बार बार यूज करते चलोगे ना, तो बड़ी रन में रहती है चीजें, रनिंग में तुम धीरे धीरे तुमको भी समझ में आएगा सारी चीजें। अच्छा ये देखो, ये रहा π/2, रहा कि नहीं रहा, ये पाई रहा, पाई में फिर पाई ऐड किया तो 3π/2 रहा, ये रहा 2π, और 2π में थोड़ा π/2 ऐड करा तो कितना आया 5π/2। उसी तरह नेगेटिव में भी -π/2, ये तो -π हुआ, ये -3π/2, ये तो cos थीटा 0 कहां पर है, इसी को लिखते हैं, जब थीटा क्या हो, π/2 हो, प्लस का या माइनस का, 3π/2 हो प्लस माइनस, और प्लस माइनस 5π/2, और पता चल गया ना अगला क्या होगा, +-7π/2। दो का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि ये π/2 के ऑड मल्टीपल्स का है कि नहीं है, देख लो, π/2 के ऑड मल्टीपल है कि नहीं, π/2 का फर्स्ट मल्टीपल, π/2 का थर्ड मल्टीपल, π/2 का फिफ्थ मल्टीपल, ऐसे तरह ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 सॉल्यूशन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2n -1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू i, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देख लो। तो इस फॉर्म में सॉल्यूशन लिख लो, इस चीज को लिखो चाहे ऐसे लिख दो। थोड़ा सा इसमें से कुछ और पूछना। अब देखो, अगर मैं ये कह दूं इसी में कि थर्ड वन, cos थीटा 1, कोई इसका जनरल सॉल्यूशन बता सकते हो, वही ऐसे ही, हाँ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये सब क्या है, इन सबको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, थीटा के जनरल सॉल्यूशन है, क्या है जनरल, जनरल सॉल्यूशन, ये भी क्या है जनरल सॉल्यूशन। इसी तरह cos थीटा इक्वल टू 1 है, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें यह देखना होगा कि cos थीटा 1 + 1 कहां कहां आ रहा है, 0 पे है, उसके बाद पाई पे नहीं है, पाई पे -1 है, फिर कहां है सीधे 2 पाई पे है, 2 पाई पे है, फिर अगला कहां जाएगा
0 के बाद 2 पाई, 2 पाई के बाद 4 पाई, 4 पाई, फिर 6 पाई, यानी कि हमारे पास ये आ रहा है 2n पाई। इवन इवन मल्टीपल्स पे आ रहा है केवल पाई के, ये जनरल सॉल्यूशन। तो यहां बताओ साइन थीटा अगर इक्वल टू 1 कर दूं तो इसका सोच के बताओ जरा से। अरे देख के बताओ, सामने ग्राफ है, बहुत बड़ा सा ग्राफ बना रखा है मैंने। ये हो जाएगा 5 पाई/2, ये हो जाएगा फिर 3 पाई, ये हो जाएगा 7 पाई/2, ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई, और फिर यहाँ पर +1 आएगा, ये हो जाएगा 9 पाई/2। 0 पे कहाँ हुआ वो, 2n गलत है। 2n पाई प्लस पाई/2 का मतलब तो यही हुआ। अच्छा ये कह रही हो, और एक मिनट 2 पाई 2n पाई प्लस पाई/2। हाँ अब तुम्हारा सही है कि पहला जो पाई/2 पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ -1 पाई लेंथ के बाद मिल जा रहा है, लेकिन जो प्लस पाई मिल रहा है, +1 जो मिल रहा है वो कितनी लेंथ के बाद मिल रहा है, 2 पाई लेंथ के बाद मिल रहा है। यानी हर बार पाई/2 में क्या जुड़ेगा, 2 पाई जुड़ेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए इसने ये किया, ये लॉजिक लगाया। सही है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर 2n ऐसे रखें और प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और पाई को हमने कॉमन ले लिया, तो ये कितना हमारे पास आ जाएगा, 4n + 1/2 पाई। ये लो, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सही है, ठीक है। पहचान नहीं पाते लोग इतनी जल्दी, ये भूल भी जाते हैं बहुत जल्दी। इसको कर लो 4 नंबर, ये 4 है। अब 5th वाला, हम्म 5th नंबर में tan थीटा इक्वल्स टू 0 कहाँ कहाँ पर होता है? tan थीटा का ग्राफ पता है? tan थीटा का ग्राफ मैं दिखा देता हूँ, वैसे ऐसे होते हो, ये हमारे पास ऐसे डॉटेड लाइन खींच लो, ये ये सब हमारे पास पाई/2 लेंथ का है, छोटा सा लिख लेना, पाई/2। ये तो 0 है, ये नेगेटिव पाई/2, ये फिर पाई, ये 3 पाई/2। तो इसकी लेंथ अब क्या हो गई, पाई/2 की हो गई। तो tan 0, इधर देखो, tan 0 0 होता है कि नहीं 0 होता है, तो tan 0 0 रहेगा। tan पाई/2 इन्फिनिटी होता है कि नहीं होता है, ऊपर कहीं इन्फिनिटी है इसलिए डॉटेड बनाया, और tan - पाई/2 भी इन्फिनिटी रहता है। तो बस 0 पे 0 रहता है, यहां से इन्फिनिटी, ऐसा बन गया। इन्फिनिटी पे जाके टच करता है, कुल मिला के नहीं टच करता है। और ये ऐसे हो गया, ऐसे ग्राफ। फिर tan पाई पे फिर 0, लेकिन tan पाई/2 इन्फिनिटी, ये और ये। उसी तरह फिर यहां से ऐसे और फिर ऐसे ग्राफ बनते चले जाएंगे, यही चीज कॉपी रिपीट होती चली जाएगी। यानी कि ये और ये किसका ग्राफ हो गया, tan थीटा ग्राफ हो गया। अब tan थीटा 0 कहां कहां पे है बताओ, सीधे 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, और ऐसे हो जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन।
कॉट का इसी का उल्टा बन जाता है, ठीक है। कॉट का ये बना लिया, लिख डाला तुमने? हाँ रिकॉर्ड होता है, हाँ बिल्कुल होता नहीं इस बार कर रहा है मैंने रिकॉर्ड। ऐसा फिर रहेगा। अब हम कॉट का ड्रॉ करते हैं। ये तुमने नहीं बनाया था ना tan का, कॉट वाला tan वाला नहीं बनाया था ना, ये tan x का था वो, चलो ठीक है तुम कर लेना। ये अब हम कॉट का बनाने जा रहे हैं। अच्छा कॉट साइन tan का बिल्कुल उल्टा होता है, तो बताओ कॉट जीरो अब इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा, और पाई बाय टू क्या होगा, जीरो होगा, कॉट पाई बाय टू वहां पर जीरो होगा। तो यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे। इसी ग्राफ को हम बार बार, इसी कॉपी को बार बार हम लोग करते चले जाएंगे। ये हुआ, और ये हमारे पास ये रहा ना ग्राफ ऐसे, ठीक। ये हमारे पास कॉट एक्स का बन गया। ये ऐसे, ये कॉट एक्स का ग्राफ बन गया। अब तुम बताओ, अगर मैं यहां पर वो 5 नंबर था इसको 6 नंबर कह दूं, कॉट थीटा इक्वल्स टू 0, तो कॉस थीटा 0 कहां कहां पे हो रहा है बताओ? कॉट कॉट थीटा, ये कॉट कॉट थीटा या कॉट एक्स का ग्राफ है। एक्स मान लो या थीटा कह लो, कोई भाई बात नहीं है ऐसे। ये इसका ग्राफ है कॉट थीटा का, और ये 0 कहां कहां हो रहा है, सारे ऑड मल्टीपल्स पे 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ हो रहा है पाई, ये हो गया 3 पाई, ये माइनस पाई बाय 2, ये माइनस 3 पाई बाय 2, कितने ऑड मल्टीपल्स पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर हम थीटा इक्वल्स टू 2n-1 पाई बाय 2, और जहां पर n इक्वल्स टू जेड इंटीजर हो गया। 7 नंबर, अब इसको लिखना साइन थीटा, यहां से कुछ चीजें हैं ऐसी कर देंगे कि रट ही लो, ज्यादा फायदा है, क्योंकि वो फिर पेचीदा है उसका प्रूफ। जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू 0 ना दिख के किसी साइन अल्फा के ही इक्वल दिख जाए, ठीक है, जहां अल्फा कोई कांस्टेंट होगा, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी n पाई प्लस -1 टू पावर n अल्फा, जहां n बिलोंग्स टू i। ये जनरल सॉल्यूशन होगा, देख लो। एग्जाम्पल के लिए एक सवाल करा दूं, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 कर दूं, तो साइन थीटा 1/2 हमें तो नहीं मालूम, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन के फॉर्म में पहले लाओ तभी तो इससे कंपेयर हो पाएगा। तो 1/2 का कहां पर होता है, साइन 30 पे, 30 को पाई बाई 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहां पर थीटा, और ये कितना हो गया अल्फा, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो हमारे पास थीटा यानी जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, n पाई प्लस -1 टू पावर n, और अल्फा, अल्फा की वैल्यू पाई बाई 6। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, जहां n की वैल्यू ये, और कहीं कहीं पर n भी के बारे में हिंट दे दी जाती है तो n भी रख लिया जाता है, ठीक है ना। ये हाँ, ये यहाँ स्पेशल एक केस हो जाएगा 0, ठीक है, 0 वाला इसका स्पेशल केस हो जाएगा। तो देख लो n पाई आ भी तो रहा है, अगर अल्फा 0 कर दें एंगल तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अल्फा ये वाला टर्म तो n पाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बस। cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, अगर ऐसा हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। 9 नंबर पे
tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा दिख जाए, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये लो क्या, हाँ अल्फा एंगल, कुछ भी अल्फा वो एंगल होगा जहां पर कोई वैल्यू दी जाएगी cos थीटा। मान लो ये ऐसे थोड़े दिया जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू दे दिया जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू सपोज दैट दे दिया माइनस वन, लेकिन हमें माइनस वन थोड़े पता है, हमें तो वो tan और tan को पता करना पता है। सुनो एग्जांपल मैं यही लिखा देता हूं, tan थीटा इक्वल्स टू -1, लेकिन हमें tan और tan को कंपेयर करना आता है ना, तो कैसे भी करके इसको किसमें कंपेयर करेंगे, tan में। तो tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, माइनस लिखा -1, और tan अल्फा की वैल्यू मतलब अल्फा क्या होना चाहिए, π/4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि π/4 पे ही वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बट यहाँ पर तो -1 आ गया, हमारे पास जो फॉर्मूला है वहां पर नेगेटिव भी नहीं था, यानी कि ये क्या किसी और क्वाड्रेंट का एंगल हो गया है गलती से फर्स्ट क्वाड्रेंट के बजाय, तो इसीलिए नेगेटिव आ रहा है। तो सबसे बड़ी नेगेटिव आ रहा है तो क्या कर लो, सेकंड क्वाड्रेंट में भी tan नेगेटिव होता है, यानी कि इसमें कितना ऐड कर दो, अभी 90 और ऐड कर दो, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू, ये माइनस अगर मैं हटा भी दूं तो इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, tan पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पाई पे चेंज भी नहीं होता है और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल रहा इसलिए नेगेटिव भी हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख पाए कि नहीं लिख पाए, नहीं समझे। देखो ये वाला तो बोलो ना नहीं समझ में आ रहा है, अगर मैं अभी चेंज करना बताया था कि नहीं बताया था, पाई माइनस π/4 यानी कि 180 माइनस π/4, तो 180 पे चेंज नहीं होता, तो tan π/4 ही रहा। और ये कौन से 180 माइनस समथिंग, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हुआ कि नहीं, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी ये माइनस, तो माइनस tan π/4 जो वहां था उसी को मैंने तो ये लिखा है, तो हमारे पास थीटा जनरल सोल्यूशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा ये है क्या 3π/4 है कि नहीं, अंदर लिखा हुआ है, और यही तो अल्फा हो जाएगा, तो यानी कि हम इसको लिख पाएंगे 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू ये है, ये जो कि लिखा हुआ है 3π/4। समझ में आया, ये है जनरल सोल्यूशन। tan 25 क्या होता है, तो पहली बात ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, स्टैंडर्ड एंगल 0, 30, 45, 60, 90 इतना होता, फिर उसी के मल्टीपल्स में चलता चला जाता है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल है। स्टैंडर्ड एंगल के अलावा वैल्यू नहीं पूछी जाती कहीं पर भी नहीं, अगर पूछी भी जाती है तो फिर हमें उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दी रखी होती हैं। दूसरा कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे होते हैं जिससे बताया जा सकता है, जैसे कि 53 एंड 27, 37, हाँ हाँ ये वैल्यूज निकलती हैं उनसे, हमारे पास टेबल होती है, टेबल से निकलेगी। कभी भी 10th क्लास की बुक कभी तुम लोगों ने अगर पलट के देखी हो तो बिल्कुल लास्ट में जहां आंसर दिया जाता है उसके बाद भी बहुत सारी टेबल्स बनी होती हैं, बहुत सारी साइन की टेबल, कॉस की टेबल, तो उस पे 25 डिग्री पे 25, 25.5 डिग्री पे ऐसे है ना, 11th में भी है ना, वहां पे निकाला जाता है, और मैं कभी उस टेबल का यूज करना भी बता दूंगा। जैसे मेरे पास यही एनसीईआरटी की बुक है, आई थिंक मुझे इसमें मिल जाना चाहिए, नहीं देगा 10th की उसमें है ना। कभी 10th क्लास की बुक तुमको उठा के दिखाएंगे, उसमें कभी अगर तुमने इनकेस पलट के देखी भी होगी तो ऐसे ही मतलब हजारों की संख्या में टेबल वैल्यूज लिखी होती है ना, नहीं है वो एक्चुअली होती है, जैसे हमें मान लो अब हमें 11 डिग्री पता करना है, 11 नहीं 11/1 ये 5.5 डिग्री पता करना है सपोज दैट, तो ये कोई डिग्री होती है, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है ना, तो इसकी वैल्यू टेबल से देख के पता करी जाती है। कभी कभी तो ये भी देख लिया जाता है, मिनट्स पे वैल्यू फाइंड करने को दे दिया जाता है, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। फिजिक्स में आते हैं, टेबल देखो ना, फिजिक्स में कभी भी क्वेश्चन मैंने भी भाई देखा है, फिजिक्स में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके रिगार्डिंग वैल्यू दी जाएगी, अदरवाइज टेबल का यूज अच्छा फिजिक्स में जैसे आ जाते हैं तो उसमें एंगल
अगर होता है तो उसकी वैल्यू पहले से फिक्स होती है। जैसे अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें कितने डिग्री पे होता है तो वो पहले से ही फिक्स कर देता है ना। जैसे इसीलिए तो रटी जाती हैं चीजें कि हीरे का डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इतना होगा तो जाहिर सी बात है डेविएशन लाइन का कितना होगा 42 डिग्री या ये समथिंग होगा। तो ये चीज फैक्चुअल डेटा है, कुछ ही चीजें लिमिटेड चीजें यूज होती हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ देगा। सिलेबस में जो है कुछ चीजें अगर स्टैंडर्ड एंगल से बाहर की चीजें हैं तो वो क्या है, केवल और केवल तुम्हें कुछ 10-20 डेटा ऐसे होंगे जिनको रटना पड़ेगा। ऐसे तो हाँ उसमें सब चीज दिया जाता है। अगर नहीं दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो फैक्चुअल डाटा तुम्हारे सिलेबस में था। अगर ये बोल दिया जाए कि अगर हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है तो जो है बताओ इसके रेस्पेक्ट में ग्लास का कैसा होगा, ये कुछ भी दिया जाए तो इसका मतलब हीरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका डेविएशन लाइन का एंगल नॉर्मल से कितना होना चाहिए ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि ये फिक्स है। हीरे का हमेशा फिक्स होता है। अब दूसरे का निकालना है तो उसके रेस्पेक्ट में फॉर्मूला होता है, वो तुम्हारी गलती है ना अगर नहीं याद है तो। और ऐसे ज्यादा नहीं है, 10 ही 20 कुछ डेटा छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो याद रखने होते हैं। हाँ तेज बोलो। पाई की वैल्यू 180 रख दो बस, आ गया ना। जैसे कि कितने डिग्री की वैल्यू दे रखे हैं, ये ले लो, मैंने 3 पाई/12 कर दिया। ये कितने डिग्री की वैल्यू है, तो पहले तो ये कट गया, पाई/4 कट गया, पाई/4 180 रखा कि नहीं रखा, और ये 4 से डिवाइड कर दिया, 45 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। पाई/12 करा, पाई/12 तो 180/12 हो गया कि नहीं हो गया, 15 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। तो फिर अच्छा दूसरी बात ये 15 डिग्री 75 डिग्री आसान है थोड़ा, क्यों, क्योंकि जो हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं इनकी मदद से निकाला जा सकता है। अगर कोई बोले sin 15 की वैल्यू निकालो क्या है, तो हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि sin 15 को हम लिख सकते हैं 45-30 या 60-45 लिख सकते हैं। और sin a+b वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, sin 45 और cos 30 माइनस cos 45 sin 30, यह आ गया ना। cos 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस इसकी वैल्यू 1/√2 और इसकी वैल्यू इंटू 1/2, तो 1/2√2 तो कॉमन आ गया और एंगल अंदर क्या बचा, √3 - 1, ये आ गई sin 15 की वैल्यू, है कि नहीं। ऐसे स्टैंडर्ड एंगल्स का सम और डिफरेंस करा जा सकता है और सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूले पता है। इसी तरह अगर हमारे पास sin 75 पूछे 75 तब भी कर सकते हो इसको। अच्छा ये इसको क्या लिख सकते हो, sin 45 + 30 लिख सकते हो। इस तरह से कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें मेथड याद करने रहेंगे। आज तो हमने बस ऐसी क्लास ले ली कि हमें कुछ चीजें बतानी थी, बाकी इसकी डिटेल्ड क्लास हम एक दो क्लासेस और लेंगे जिसमें छोटे छोटे बुक्स के सवाल करेंगे। सवाल करने के दौरान कुछ नहीं बताया रहा होगा गलती से वो बता देंगे, ठीक है। कुछ प्रूविंग 10th क्लास की देख लेंगे ताकि 10th और 11th की बुक से प्रूविंग करना सीख जाओ थोड़ा, ठीक है। ऐसे करके 2 क्लास, ज्यादा जरूरत जान पड़ी तो 3 क्लास ले लेंगे, क्या दिक्कत है नहीं। ट्रिग्नोमेट्री तो आ जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए जरूरी है कि एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए जरूरी है 10th वाली प्रूविंग का इंटीग्रेशन में बहुत जबरदस्त यूज होने वाला है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चलो ठीक है, इंटीग्रेशन बिल्कुल हिला के रख देता है, इंटीग्रेशन पूछा ही जाएगा। इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री के बगैर नहीं हिलने वाला, इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइम है तो ट्रिग्नोमेट्री पे वर्क जरूर कर लो, ठीक है। हम अभी लग गए तो इस टॉपिक को पूरा कोशिश करेंगे निपटा डालने ढंग से। अच्छा कितने हमने फॉर्मूले लिखाए थे, हो गए ना। फिर एक चीज और थोड़ा ये लिखा देते हैं, 7 8 हो गए थे ना, अब 9 नंबर लिखना है, 10। तो ये हमारे पास हो जाएगा sin 2 थीटा इक्वस टू sin 2 अल्फा 11 cos 2 थीटा इक्वस टू cos 2 अल्फा और 12 cos
कॉस क्यों, tan, ये तो 2 थीटा, तो थीटा का जो होगा हमारे पास, थीटा जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन थीटा जो इक्वल्स टू, इसमें हम लिख सकते हैं n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तीनों केस में क्या होगा, सेम होगा। ठीक, जब कब, डबल एंगल वाला फॉर्मूला जा, 2 थीटा क्या हो गया, थीटा का डबल हो गया कि नहीं हो गया, ये। कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम हम तुमको सॉल्व करके दिखा देते हैं इसमें, और फिर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। रफ कर दें, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, कहा गया है कि प्रूफ करो, एक्सरसाइज 3.3 है ये, प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल्स टू साइन 2x इंटू साइन 10x, ये हमें प्रूफ करना है। तो कभी भी प्रूविंग के 3 तरीके होते हैं, LHS लेके चलो RHS प्रूफ कर दो, या RHS लेके चलो LHS प्रूफ कर दो, दोनों नहीं हो रहा हो तो दोनों लेके चलो, एक जगह पे दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हम पहले LHS लेके चलते हैं। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला टाइप का है, तो इसको हम साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x लिख सकते हैं। अब इसमें c प्लस डी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो 2 साइन c प्लस डी यानी कि 6 4 10, उसका हाफ करेंगे तो यानी कि 5x आ गया, और cos दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6 माइनस 4 यानी 2, और अपॉन 2 करेंगे तो सिर्फ x आ जाएगा। ये हुआ हमारे पास, एंड यहां पर 2 साइन से cos 5x और cos नहीं आना चाहिए, साइन आएगा, साइन x आ गया। तो 2 साइन 5x है ही, और यहां का cos 5x इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सारे टर्म तो मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये हो गया cos 5x इनटू, अब यहां का ये 2 है, साइन x है, और एक cos x जो था वो इसके साथ रख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया साइन 10x, और इनटू ये क्या हो गया, साइन 2x हो गया, और यही तो RHS प्रूव करने को बोला था। प्रूव हुआ कैसे, ये पता चला तुमको, नहीं पता चलेगा कैसे होगा। अच्छा, यहां तक समझ में आया होगा, यहां तक जो हमने, यहां तक समझ में आया। अरे एक फॉर्मूला होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, तो ये लिख दिया हमने, यहां पर फिर साइन c प्लस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला लिखा था। वो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया,
अब हमने क्या करा, सिर्फ रीअरेंज करा, 2 sin 5x है और cos 5x मैंने उसके साथ लिख दिया, और ये 2 और sin x था, एक cos x उठा के, क्योंकि अंदर का 5x वाला 5x के साथ, x वाला x के साथ कर डाला हमने, बस ये हो गया sin 2x के बराबर और ये हो गया sin 10x के बराबर। ऐसा कैसे, क्योंकि हाफ एंगल फॉर्मूला जो होते हैं यहाँ पर, चलो जब क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला भी लिखा देते हैं। जो sin 2x है ना, ये इसका आधा एंगल करो, हाफ एंगल फॉर्मूला इनको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 2 sin x और इंटू cos x। देखो एंगल आधा आधा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ये सेकेंड cos 2x, ये थोड़ा देखने वाला है। cos 2x को फॉर्मूला 4 टाइप के होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर इसको 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हो, या 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, या फिर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूले अगर देखा जाए तो हमने ये पहले वाले फॉर्मूले का यूज किया कि नहीं किया, 2 sin x इंटू कॉस एक्स कितना हो गया, एंगल डबल हो जाता है, 2 sin 5x, और ये तो एंगल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ये लिख दिया, और यही प्रूफ करना था, वो हाफ एंगल फॉर्मूले। ठीक है, यहां पर ये चारों फॉर्मूले कॉस वाला कौन सा यूज करेंगे, ये क्वेश्चन की प्रूविंग में है, होता है, चारों में से कोई एक यूज करना होता है, तो क्वेश्चन की डिमांड होती है कि हाँ भाई कौन सा फॉर्मूला यूज करें। अच्छा इतना लिखाया तो चलो लगे हाँ tan का भी लिख लो। tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं, ये तुम्हारी बुक में है क्वेश्चंस और सारे। अच्छा मैं बस होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दूं, कुछ बहुत ट्राई करना तुम, जैसे एक मैं पहले प्रूफ करवा दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें दूंगा सवाल, बस एक सवाल एक आध सवाल लगवाएंगे और फिर तुम्हें होमवर्क के लिए 1-2 सवाल दे देंगे, बस वो ट्राई करना। बढ़े आगे। हाँ अच्छा, हो गई लंबी क्लास मतलब भर की, दिमाग अभी रेस्ट चाहिए क्या, नहीं ना, मतलब अब हो गया, इसके ज्यादा कुछ ना पढ़ाएं, है नहीं, नहीं इसको इसको भारी लग रहा होगा, ज्यादा हो गया ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, कभी भी इतनी देर की क्लास में बैठने की आदत नहीं है ना तुमको, कभी नहीं पढ़ा ना, एक दिन में पूरा कंप्लीट करने का नहीं हो सकता। चलो ठीक है, वो पढ़ाएंगे वो, क्योंकि हम क्लासेस जो देखो आज क्लास ये है, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, चैनल पे अपलोड करके इसको हम सेंड कर देंगे, तो इसको जहाँ पे कहीं दिक्कत होगी एक बार देख लेना, और उसके बाद फिर हम इसकी अभी ट्रिग्नोमेट्री की 3 क्लासेस लेंगे कम से कम, जिसमें छोटे छोटे सवाल, कुछ बड़े सवाल, और फिर कुछ प्रूफ, फिर 10th के प्रूफ, 11th के प्रूफ, फिर ये करके फिर तुम्हारा ये टॉपिक ऐसे नहीं कंप्लीट होगा, उस तरह से कंप्लीट होगा। आज तो बस बता रहे हैं क्योंकि सर स्टार्ट करने वाले हैं आईटीएफ, सर स्टार्ट करें आईटीएफ, उससे पहले हम आज की क्लास और बाकी आने वाले 2 क्लासों में जितना जितना कुछ हो सकता है वो पूरा कंप्लीट करा दें, तब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा समझ में आएगा, है ना। हाँ वो 12th में है, वो तुम लोग करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कर भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं बता रहा हूँ जब से एनसीईआरटी पैटर्न 2016 से स्टार्ट हुआ है तब से आईटीएफ और इसको अलग कर दिया है, जो चीज उनको नहीं करनी चाहिए थी 2 टॉपिक्स में। हमेशा जब सर पढ़ाएं तुम लोगों को तो अगर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करी है ना तो प्रोबेबिलिटी पूरी पढ़ डालना, वरना बेस थ्योरम से पहले की प्रोबेबिलिटी 11th में दी है, उसके बाद की 12th में दी है, पहले एक ही में होता था, 11th में होता था पूरा पूरा, बाकी 12th में। उसी तरह इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के साथ किया, अरे भाई आईटीएफ क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्री का पूरा यूज होता है, और 11th में पढ़ के बच्चे भूल जाएं, और 11th क्लास को सीरियसली स्कूल वाले नहीं लेते तो बच्चे क्या लेंगे थोड़ा, और उसके बाद आईटीएफ पढ़ाते हैं वहां जाके। इसीलिए कभी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना तो आईटीएफ भी पढ़ डालना, जब मौका मिले 11th में मौका मिला पढ़ डालना, ये टॉपिक कनेक्टेड टॉपिक है, इनको मत छोड़ना, बाकी 11th वाला 11th में पढ़ना, 12th वाला 12th में पढ़ना, ठीक। ये जैसे कि कहा गया है प्रूव दैट cos
4x इक्वल्स टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ये हो गई। अब इसको प्रूफ करते हैं। पहली बात तो ये LHS लेके चलते हैं, LHS लेके चलते हैं तो cos 4x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब ये हो गया हमारे पास, cos के 4 फॉर्मूले लिखाए थे, तो पहला वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखाया था कि नहीं लिखाया था? वो हो गया। तो यानी कि थोड़ी देर के लिए अब हम इसे ही थीटा मान लें, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब थीटा के जगह 2x हो गया कि नहीं हो गया? भाई एंगल आधा हो जाएगा, तो 4x था, एंगल क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर 2x है तो साइन 2x का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक है, इधर स्वास्थ्य ये वाला लिखने के चक्कर में को पढ़ते हो, समझने के चक्कर में पढ़ो। साइन स्क्वायर 2x को हम साइन x का होल भी स्क्वायर, हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है कि साइन स्क्वायर x लिखो चाहे साइन x का होल स्क्वायर लिखो, ये एक ही बात होती है। तो इसी तरह मैंने इसको लिखा, तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 2 साइन 2x का अभी फॉर्मूला फर्स्ट वाला लिखाया था, वो क्या होता था? 2 साइन x कॉस x होता था कि नहीं होता था? और ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 और अंदर स्क्वायर हुआ तो सबका स्क्वायर हो गया, तो 4 साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x हो गया। और ये हमारे पास प्रूफ होके आ गया 1 माइनस 4 2 जा 8 हो गया कि नहीं हो गया? साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x प्रूफ हो गया। देख लो RHS आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, होमवर्क के लिए दे देते हैं कुछ क्वेश्चन। एक और करा देते हैं तब हम ले लेते हैं होमवर्क के लिए, जैसे कि प्रूव दैट tan 4x इक्वल्स टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x और प्लस tan टू पावर 4x। ये हमें प्रूफ करना है। तो इस हम LHL लेके चलते हैं, LHS tan 4x को हम लोग लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 tan x होता था कि नहीं, तो 4x का आधा हुआ तो 2x हुआ। ठीक है, फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता, फॉर्मूला अभी लिखाया है, पलट के देख लेना। ठीक, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, ये हो गया हमारे पास। अब आ जाएगा 2 tan 2x। अच्छा, tan 2x को फिर हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये इसमें हो जाएगा 2 tan x और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये हुआ डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ये क्या है? tan 2x का होल स्क्वायर है। तो चलो भाई tan 2x को 2 tan x लिख दो और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और इसका क्या? होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 tan x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, फिर होल डिवाइडेड बाई ये 2 tan x और डिवाइडेड बाई, ये गलती कर दी मैंने, ये एलसीएम लेंगे कि नहीं लेंगे? इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और माइनस 2 tan स्क्वायर x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस
tan स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया भाई, एक पावर तो कैंसिल ही हो गई। और तुम्हें यह पता है कि जब a अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी होता है तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से, दो बीच में आपस वाले से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये जो एक बच गया फैक्टर भाई स्क्वायर था, एक तो कैंसिल हो गया, बाकी का बचा ये इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो चलो यहां पर ही लिख डालते हैं थोड़ा। इसी में आगे लिखते हैं, ये ऊपर आ गया तो 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x लिख देते हैं कि नहीं इसको। और जरा यहां पर स्क्वायर ओपन कर लो तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर का स्क्वायर tan टू पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x और माइनस का 4 tan स्क्वायर x है ही। तो हमारे पास ये कितना आ गया 4 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x और 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x, क्योंकि 2 and 4 हो गया ना, 6 tan स्क्वायर x और प्लस का tan टू पावर 4x। और ये देखो ये RHS आ गया। आया कि नहीं आया प्रूफ? ओके, यही प्रूफ जो चीज बोली गई थी, देखो वही चीज प्रूफ आ गई। अब ऐसा ही एक सवाल दे देते हैं तुमको, ऐसे ट्राई करना और बुक से ज्यादा ट्राई करना। क्योंकि अच्छा ये टॉपिक क्या करना, सर की आज क्लास हुई नहीं है, कल मे भी हो या ना हो, क्योंकि कल तो मंडे रहता है। तो एक काम करना, ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग पढ़ डालना। अच्छा इसको हम आज ही अपलोड थोड़ा कर देंगे ताकि, और आज ही थोड़ा कर डालोगे तो क्या होगा, बुक से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे। और मेरा तो टारगेट ही बुक से क्वेश्चन हो जाए ताकि अगली क्लास लें तो प्रूफ और ये सब बता सकें ढंग से, तो एक थोड़ा कंप्लीटनेस की ओर बढ़ सको। ठीक है, तुम्हारे लिए स्वास्थ्य, ये लोग तो चलो कवर भी कर ले गए हैं और जहाँ कहीं दिक्कत फंसी तो देख लेंगे। तुम्हारे लिए होगा कि हो सकता है कि 2 घंटे की क्लास को एक बार फिर से तुमको प्रॉपर देखना पड़े, है ना, करना ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मैं दे देता हूँ होमवर्क के लिए, लेकिन कर डालना, ऐसा नहीं है। एक बार क्लास में बैठना तो अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन जब वीडियो लेक्चर लेके बैठो तो वो 1 घंटे का लेक्चर वो सीधे 1.5-2 घंटे का जान पड़ता है ना, वो बड़ा वो चाहिए, कर लेना। हमें प्रूफ करना है cos 6x इक्वल्स टू 32 cos टू पावर 6x माइनस 48 cos टू पावर 4x प्लस 18x स्क्वायर 18 cos स्क्वायर x और -1। इसको प्रूफ करने के लिए बस मैं इतना बता देता हूं कि जैसे हाफ एंगल वाले फॉर्मूले होते थे ना, वैसे 3x वाले फॉर्मूले होते हैं, जो कि हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये फॉर्मूला बस लगा लेना जहां जरूरत पड़ेगी। बस कैसे, इसको चाहे 3 इंटू 2x लिख लेना, चाहे 2 इंटू 3x लिख लेना, काम हो जाएगा दोनों से। ठीक है, तो ये हमने आज की क्लास करी इतनी। बाकी सारे लोग जुड़े रहे थे कि नहीं जुड़े रहे थे? ये तो सब गायब हो गए, बर्दाश्त नहीं हुआ लगता। सूरज भी गया, रागिनी केवल जुड़ी हुई है, कोई बात नहीं। यहाँ पहले ऑफलाइन चलाते हैं प्रॉपर, ऑफलाइन वाले जो आ सकते हैं उनको बिल्कुल कायदे से बैठा के वो क्लास चलती है ना, एक घंटे की या 1.5 घंटे की एक क्लास, ताकि इन लोगों का स्कूल लेवल पे तुम लोग परफेक्ट हो जाओ। क्योंकि मैं तो स्कूल वाला देख के हैरान हूँ कि मतलब स्कूल में भी कुछ नहीं चल रहा है आजकल। मतलब ये बच्चा जैसे पढ़ रहा है, चलो इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे, मैं तो ये देख रहा हूँ कि स्कूल में ये तो एक तो NCERT जैसी बेसिक बुक चलने लगी है, ऊपर से ये पूरी एक्सरसाइज नहीं कराई जा रही है। तो कंपटीशन वाले बच्चों का तो थोड़ा और ज़्यादा बुरा हाल हो गया, क्योंकि स्कूल में भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या करें। बाकी स्कूल वालों का तो खैर देखा जाए कहीं कहीं, ऐसा नहीं कि सब जगह नहीं होती,
लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा पल्ला झाड़ लिया जाता है, ये चीज़ें तो है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्लासेस करते रहेंगे, बता देंगे, ठीक है, टाइम रहते बता देंगे। तुमको कौन सा बड़ी दूर से आना है, नीचे से ऊपर उठ के चले आना है? हैं? कल क्या? अगर ये टॉपिक पढ़ाएंगे तब लेना है, प्रूविंग किसी को नहीं आ रही है ना, जाहिर सी बात है। चलो भाई, ओके।